हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो ये दोनों ही लगभग एक ही साथ हुए थे, अर्थात बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है जो 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम लोग, जो घटना चक्र सीरीज़ 2022-23 में है। और साथ ही ये टारगेट की गई है यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी और यूपी आरओ एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए चैनल के माध्यम से दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू किया गया है। आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार उस पर भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि और भी दोस्तों के साथ आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। लिख रहा है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को, कब को दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। और साथ ही साथ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। यानी 20 जुलाई को जैसे ही 1905 में बंगाल विभाजन के मतलब करने की बात की गई, निर्णय किया गया, उसी के पश्चात इसके विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की बात कर दी गई कि भाई हम तो स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे अब तो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए बंगाल का विभाजन। और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि बहिष्कार करने की बात की गई थी। और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग का मतलब क्या होता है, बंगाल का विभाजन भंग करो, मतलब कि कैंसिल कर दो बंगाल का विभाजन, औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस दिन मनाया गया? 16 अक्टूबर, जिस दिन से बंगाल का विभाजन एक्टिव हो गया, यानी कि लागू हो गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब एक दूसरे को, जो कि सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता का प्रमाण दे रहे थे कि हम बंगाल के वासी, सभी के सभी बंगाल वासी हैं और सभी भारतवासी हैं। हम बंगाल के विभाजन में नहीं आएंगे कि हम पूर्वी बंगाल के हैं या हम पश्चिमी बंगाल के, हम सभी लोग पूरे बंगाल के व्यक्ति हैं। आगे इसी में लिखा हुआ है कि बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल हो गया और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका आदि सम्मिलित किए गए, जो वर्तमान, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? ढाका रखा गया। वहीं अगर हम बात करेंगे कि विभाजन के दूसरे भाग में क्या क्या आया, तो दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, जिसे आज हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं इंडिया में, वहीं उड़ीसा और बिहार शामिल हो गया। और बंगाल के विभाजन की बात करेंगे तो आगे देखते हैं कि बंगाल का जो विभाजन था यह लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 को किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल क्या था? तो 1899 से 1905 तक था। और सर एंड्रयू हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। 1903 से 1908 तक ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी इन्होंने। और बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। फ्रेजर आयोग भी इसी समय बनेगा, जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। वो नहीं चाहते थे कि हम स्वदेशी आंदोलन शुरू करें, और वो पूर्व तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। बिल्कुल इसी तरह आगे चल के हमें, मतलब इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी रविन्द्रनाथ के साथ राजा राम मोहन राय जी भी देखने को मिले थे, जो पूर्व और पाश्चात्य यानी भारतीय सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता के आलोचक नहीं थे, बल्कि इनके मिले जुले रूप को समर्थन करते थे। जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कह रहे हैं कि भारतीय और अंग्रेजी सभ्यता अर्थात पूर्व और पश्चात, इन दोनों का ही जो है कि समन्वय होना चाहिए। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने की गलती कर दे और हम स्वदेशी आंदोलन का प्रयोग करना शुरू कर दें। हमारी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूर्व के लोग पश्चिम को समझें। तो यही उन्होंने कहा। और बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक के मित्र यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के
अंक में सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। तो बात आती है कि बहिष्कार का जो विचार था वो किस पत्रिका से सबसे पहले शुरू किया गया, तो संजीवनी से था। आगे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि पूछा गया है कि बहिष्कार जो विचार था वो सबसे पहले किस पत्रिका के माध्यम से शुरू किया गया, तो किससे कहा गया, संजीवनी से। और साथ ही साथ शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट यानी कि जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा भी किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, क्या बताया, प्रशासनिक सुविधा। इन्होंने यह कहा लॉर्ड कर्जन ने, और जो रिपोर्ट्स आई थी उस समय उन्होंने भी कहा कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें इतनी अधिक जनसंख्या है कि हम प्रशासन को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम प्रशासन को और बेहतर करने के लिए क्या करेंगे कि इन राज्यों का बंटवारा कर देंगे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जिसमें नई व्यवस्था, नया प्रशासन, नया पुलिस बल, ये सारा का सारा अपना मौजूद होगा और सभी बेहतर तरीके से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का संचालन करेगा। लेकिन असल में जो वास्तव कारण था वो तो ये था कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था, क्योंकि बंगाल ही समृद्ध था, बंगाल शिक्षित था और यहाँ पे जो राष्ट्रवाद था वो बहुत मजबूत हो रहा था और यहाँ हिंदू और मुस्लिम की एकता जो थी बहुत ही अच्छी एकता मानी जाती थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर हमें बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पे अगर अपना कंट्रोल रखना है तो कैसे भी करके हमें बंगाल की एकता को तोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर हम डायरेक्ट कहते कि हम हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करेंगे सांप्रदायिक स्तर पे तो शायद दंगे भड़क जाएंगे और अंग्रेजी शासन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि हम प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए हम इसका बंटवारा कर रहे हैं। और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। ध्यान दीजिएगा, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया तो तात्कालिक कारण क्या था, बंगाल विभाजन था। और इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। कहाँ पे, पूरे देश में। और ये लोग कौन थे, ये मुख्य रूप से उग्रवादी दल के लोग थे। कौन थे, उग्रवादी दल के लोग थे। वहीं अगर हम देखें जो उदारवादी गुट था, जो इसका उदारवादी गुट था, किंतु अगर हम बात करेंगे कि किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। यानी उदारवादी गुट चाहता था कि वो बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन को रखे, पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, और अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। तो ये लोग चाहते थे कि पूरे भारत में इसका विस्तार होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। क्या सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का सबसे जो है कि बड़ी विशेषता ये थी कि सबसे अधिक मात्रा में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं। साथ ही साथ किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो था इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा, क्योंकि मुस्लिम लोगों को लगा कि बंगाल का विभाजन हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें जो मुस्लिम राजशाही मिलेगी, चटगांव, ढाका, ये हमारे विकास के लिए बेहतर होगी। और ऐसा अंग्रेजों ने बताया भी था, भड़का रखा था मुसलमानों को कि हम आपको जो है कि एक नया राज्य दे रहे हैं जिसमें अपना आप विकास बहुत बेहतर तरीके से करोगे, हिंदुओं से अलग हटके। तो इसलिए मुस्लिम सामान्यतः इससे अलग थे। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों को लगा कि बंगाल का विभाजन ही तो हुआ है, हमारे लिए जो है कि पहले भी जो है कि राजस्व या दरें थी या ऋण अदा करने के नियम सख्त थे, हमारे लिए पहले से ही जो है कि शोषण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो हमारे लिए कुछ इसमें खास नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी इसका कोई समर्थन नहीं किया और वो शांत रहीं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना और ब्रिटिश पत्रकार
H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो और हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में विमोचित किया। और ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक पूछी जाती है कि द न्यू स्पिरिट ऑफ मतलब इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविल्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्हीं की यह पुस्तक है। आइए आगे हम और भी इसके नोट्स को देखते हैं, फिर हम लोग MCQs इस पर जो भी हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ध्यान देना कि इन्होंने ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत की थी। ये जो प्राच्य कला होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि प्राचीन कला जो हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत है या जो कला और संस्कृति का जो परिपक्वन है, उसका जो है कि विस्तार करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उसमें जो हीनता की भावना थी उसे समाप्त करना था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति वो हीनता नहीं, वो श्रेष्ठता का परिचायक है, श्रेष्ठता का प्रमाण है हमारी भारतीय संस्कृति। तो इन सभी पर उन्होंने फोकस किया और दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी केरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। तो ध्यान देना है कि दिल्ली दरबार एक 1911 में होता है जिसमें महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आते हैं। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार अलग जो है कि हो गए, इससे अलग कर दिए गए थे 1912 में ही और असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि इसकी उपस्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें नया जोड़ दिया गया। सिलहट कहाँ पे है? सिलहट आसाम में है, तो आसाम में जो सिलहट है उसे इसमें जोड़ दिया गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसका पहला MCQs और MCQs पे जो भी व्याख्या होगी इंपॉर्टेंट उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। अब सबसे बाद में क्या हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब हमें इसका पूरा का पूरा कार्यकाल पता होगा। अगर आप देखोगे कि ये 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बाद में क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाई जाती है और सहायक संधि जो होती है दोस्तों ये वेलेजली के द्वारा लाई जाती है। और वेलेजली किस समय आते हैं सहायक संधि लेके? ये 1799 में ही जो है कि भारत में आ चुके होते हैं। वहीं हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी लेके आते हैं जो कि 1855 या यूँ कहूँ कि 1854 में होती है ये हड़प नीति। तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को कि 1793 में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 से 1805 तक भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 46 तक ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया और जबकि वहीं लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 बंगाल विभाजन किया गया जो कि सबसे बाद में हुआ। और अगले प्रश्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो उसके पश्चात इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 जुलाई 1905 को जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया और सभी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध के बंगाल की एकता को प्रमाणित किया, यानी कि हम बंगाल के लोग एकता के साथ रहते हैं, यानी एकजुट होकर रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा कि बंगाल का विभाजन इस दिन घोषित हो गया था, बंगाल का विभाजन। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ये दोस्तों 1906 में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन में, तो यहाँ पर 1906 में इन्होंने कह दिया था कि स्वराज ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग का आंदोलन कौन सा था? 1907 में था। और इसी समय जो है कि स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ। सॉरी, ये 1905 रहेगा और यह भी 1905 रहेगा। देखिए दोनों ही आंदोलन सेम हैं, कभी कभी अलग कह दिया था, कभी एक कह दिया था, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1920 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ये घोषणा की बात कर रहा है, तो ये घोषणा की गई थी। वैसे तो की जाती देखिए मुख्य रूप से 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को तो हमारा स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन ही ले सकते हैं, 19 जुलाई 1905 को भी मान लिया जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो है कि कौन थे जिन्होंने इस विभाजन को अंजाम दिया? तो आपके बहुत ही क्रूर जो है कि जिसको हम कहेंगे ये लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया। आगे देखते हैं, ये सेम वही एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो कितना था? 1899 से लेके 1905 तक इनका यह कार्यकाल था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। और ये 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी थीं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ध्यान दीजिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनकी भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट रही थी, एसएन बनर्जी जिनको हम लोग कहते हैं, और इन्होंने ही 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो उस समय आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर समन्वय जरूरी है, न कि हम किसी चीज़ को जो है कि आंदोलन के रूप में देखें। तो स्वदेशी आंदोलन का उन्होंने आलोचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, बहिष्कार का सुझाव जो था वो के मित्र ने दिया था। और अपनी किस पुस्तिका में दिया था? तो संजीवनी पत्रिका में इन्होंने दिया था। किस में दिया था? संजीवनी में। तो के मित्र, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कृष्ण कुमार मित्र का। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 12 नंबर पे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 में इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में बना लिया गया था कि हम हर जगह हो सकेगा तो हम करेंगे इसका विरोध। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की फिर घोषणा की गई और जिसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कि हम कोई भी नीति बनाएंगे तो उसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को जरूर शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस आधार पे? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन तो है प्रशासनिक सुविधा के लिए, ये तो अंग्रेजों के कहने के अनुसार है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा जरूर बताया था, लेकिन वास्तव में था कि बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। वहीं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित जो है कि कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो इसका हमें क्रम से देखना है क्या, या कौन सा देखना है। तो आप देखोगे कि इसमें बाइकॉट यानी कि बहिष्कार किया गया था, वहीं स्वदेशी को अपनाया गया था, और वहीं राष्ट्रीय शिक्षा को भी जो है कि मुख्य रूप से फोकस किया गया था। असहयोग की ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि असहयोग जो है कि सबसे पहले गांधी जी के दौरान 1920 में असहयोग आंदोलन के रूप में शुरू होता है। तो 1, 2, 4 सही होने का मतलब हो गया कि डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे 1905 में स्वदेशी आंदोलन के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के यानी इसके परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। जबकि आपका असहयोग आंदोलन कब है, 1920 में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में है, और पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 में है। ये ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17 को देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनके द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था यही मुख्य रूप से पहला तात्कालिक कारण था। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, और ये लोग उग्रवादी दल से संबंधित थे, किंतु उदारवादी गुट जो था इसके विरुद्ध था। और यही आगे चल के 1907 में इनका विभाजन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में ही जो है कि उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेसियों का आपस में विभाजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा कब, 1911 में। क्यों, क्योंकि जब 1911 में जब दिल्ली दरबार हो रहा था, ब्रिटिश के जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भारत आगमन पर स्वागत किया गया जब इनका दिल्ली में, तो इन्होंने क्या किया कि इसकी एक घोषणा की 12 दिसंबर 1911 को कि अब जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और वहाँ पर जो इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी, उस कलकत्ता की जगह कहाँ शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। दोबारा विभाजन हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो विभाजन किया गया था कब तक बना रहा, या कब तक बना रहा दोस्तों। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्कृत किए जाने तक, तब तक ये बना रहा। और यह जो है कि अधिनियम 12 दिसंबर को कब किया गया अधिकृत, ये जो है कि 12 दिसंबर को ये रद्द कर दिया गया 1911 में। और वहीं इसकी राजधानी फिर क्या बना दी गई थी, दिल्ली को बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 20 देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन रद्द, जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था वो रद्द किस वर्ष हुआ, तो 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था, तो 1911 में एकीकृत किया गया था, अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कि दोनों बंगाल एक हो चुके हैं फिर से। प्रश्न नंबर 22 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। तो यहाँ पर लिखा है, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई, पुणे में, अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो दिल्ली में सैयद हैदर राजा जी ने किया था। और यूपी की बात करेंगे तो अजीत जी ने किया था। और पंजाब की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय जी ने किया था इसका नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। तो देखिए, महिलाएं तो प्रभावित थी, बहुत बढ़ चढ़ के थी, और बुद्धिजीवी थे या नहीं, यह भी थे। लेकिन कृषक को अगर हम देखेंगे और मुसलमान को देखेंगे तो ये दोनों ही इसमें शामिल नहीं थे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो रहा है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन।
अगला प्रश्न है 25, किस आंदोलन के दौरान भारत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना दिया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और आप लोगों को अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत बन चुका है, मतलब राष्ट्रीय गान भी है एक तरीके से, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की जो थी वो सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। या अगला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे कि डी, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है। तो जरा पढ़ते हैं ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। तो यही गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं 27 को। 27 प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह गलत है क्योंकि इसे जो है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, वहीं मुंबई, पुणे, मद्रास, इन सभी में जो है कि विस्तारित किया गया था। और उग्रवादियों का तो मानना भी था कि स्वदेशी आंदोलन को क्या करना है, बंगाल के बाहर भी इसका विस्तार हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब स्वदेशी पर अपनाने की बात हुई तो फोकस करेगा ही। और स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, यह भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश पत्रकार जो H.W. नेविल्सन जुड़े थे वो किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये लास्ट प्रश्न है हमारा कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा अवनिंद्र टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब हमारा अगला चैप्टर आएगा दोस्तों कांग्रेस, यानी बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन जो हुए थे। जैसे बनारस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो कल हम लोग ये अपनी अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।